इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं। और कहां से लीक हुए हैं? अमेरिका से लीक हुए हैं। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूएस जासूस बन गया है और किस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह का खौफनाक बदला शुरू हो गया है। आपको पता है सिनवार जो कि हमास का चीफ था, उसका कैसे असैसिनेट हो जाता है। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको थोड़ा सा पर्दे के पीछे की कहानी जाननी है और तो और ये भी जानना है कि कैसे दुश्मन ईरान और सऊदी अब दोस्त बन चुके हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, अमेरिका से इजराइल की खुफिया जानकारी लीक कैसे हो जाती है। दूसरा, हमास हिजबुल्लाह का खौफनाक बदला क्या है। तीसरा, दुश्मन ईरान और सऊदी अब कैसे दोस्त बन गए हैं। चौथा, नेतन्याहू के घर कैसे हमला हो जाता है। आईडीएफ जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स है वो फेल कैसे हो जाती है। और पांचवा, कितनी आगे बढ़ चुकी है मध्य पूर्व में ये पूरी की पूरी तबाही और पूरी की पूरी जंग। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिरकार अमेरिका से इजराइल की खुफिया जानकारी लीक कैसे हो जाती है। आपको पता है इंटेलिजेंस के मामले में यूएस कितना आगे है। अमेरिका से इजराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो जाते हैं और इसमें था क्या? डॉक्यूमेंट में यह था कि ईरान पर कैसे पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली इजराइल ने और उसमें बहुत ही ऐसी डिटेल्स थी कि कैसे अब वो हर जगह अवेलेबल हो गई है, टेलीग्राम पर लीक हो जाती है। अमेरिका ने मामले की जांच शुरू की। अमेरिका को लगा कि इतना टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट कैसे लीक हो जाता है। अब उनको इन्वेस्टिगेशन बिठानी पड़ गई है अपने पूरे डिपार्टमेंट में कि ये हो कैसे गया। दस्तावेज लीक होना यूएस के लिए गहरी चिंता। देखिए, यूएस का इंटेलिजेंस और ये पूरा का पूरा जो दस्तावेज था वो सिर्फ 5 आइज के लिए था। 5 आइज क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूएस। यानी सिर्फ ये लोग उसको एक्सेस कर चुके थे, मतलब कर सकते थे, लेकिन उसके बाद ये हर जगह अवेलेबल हो जाता है, टेलीग्राम पर लीक हो जाता है। इजरायली वायुसेना अभ्यास शुरू। उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में ये बताया गया कि कैसे अब इजराइल शुरू कर चुका है अपना पूरा का पूरा वायुसेना अभ्यास, कि कैसे हथियार मंगवाने हैं, कैसे हम पूरी प्लानिंग करेंगे, कैसे हम ईरान पर हमला करेंगे। देखिए, ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला नहीं हो रहा है। ये क्लियर हो चुका है कि ऑयल फैसिलिटीज पर यानी तेल के ठिकानों पर हमला नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ तो विरोध में ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये पूरी प्लानिंग कहीं एक चाल तो नहीं, कहीं ये ईरान का ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं। तो देखिए, इसमें बहुत सारी राजनीति है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बाद बवाल मच गया है और अमेरिका और इजराइल संबंधों पर पड़ सकता है असर। कैसे पड़ सकता है? कि इजराइल के नहीं, अमेरिका के द्वारा ये लीक हो जाता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस में खोट पता चल जाती है। तो फिर तो सवाल उठेंगे ना कि ये सच में हैक हो गया, कि जानबूझकर इसको लीक किया गया, हैक हो गया तो इंटेलिजेंस फेल है, जानबूझकर किया गया है तो आप जासूसी कर रहे हो, आप इजराइल को धोखा दे रहे हो। तो इसमें कई सारे सवाल हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में इस पर बवाल मचा हुआ है। और तो और सवाल तो यह भी है कि जब यूएस को पहले से पता था कि ईरान की हैकिंग की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि अगर इजराइल इंटेलिजेंस में आगे है, यूएस आगे, तो ईरान भी तो पीछे नहीं है। वो भी लगातार, उसके पास भी इक्विपमेंट से हथियार है। तो जब वो लगातार हैकिंग की कोशिशें कर रहा है तो इसी बीच इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है, लीक कैसे हो जाता है। हालांकि जब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें यह भी पता चला कि कोई एक मिड लेवल का कोई एम्प्लॉय था जिसने ये काम किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है। और देखिए, ये है वो डॉक्यूमेंट। अगर आपको मैं बता दूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इधर पूरा का पूरा लिखा हुआ है टॉप सीक्रेट। इधर ये भी लिखा हुआ है कि सिर्फ ये 5 आइज के लिए है। इसमें ये भी लिखा हुआ है तारीख 15-16 अक्टूबर। और आप देख सकते हैं कैसे टेलीग्राम पर ये लीक होता है। कैसे आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर लिखा हुआ है और टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है। और इसमें पूरी प्लानिंग बताई हुई है। यानी अगर दुश्मन को पहले से ही प्लानिंग पता चल जाए तो वो तो सतर्क हो जाएगा। अगर ईरान को पहले ही पता चल गया इस डॉक्यूमेंट के थ्रू कि क्या होने वाला है तो वो तो सतर्क हो जाएगा और बड़ी प्लानिंग के साथ सामने आएगा। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट, लीक्ड यूएस इंटेलिजेंस सजेस्ट इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरान, कि कैसे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स आई हैं, मिलिट्री ड्रिल्स क्या हो रही हैं, वेपन्स प्लेसमेंट क्या हो रहा है, और अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है तो वो कितना डैमेजिंग होगा, सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में पता चल चुका है। और मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूं कि किस तरीके से अमेरिका भी घबराया हुआ रहता है इजराइल से, कि कहीं इजराइल कुछ ऐसा स्टेप ना ले ले हमें बताए बिना, कि हमको ही ना पता चल पाए और इजराइल आगे खेल कर जाए। ऐसा पहले भी हो चुका है और हालांकि यूएस ने कह दिया था, हमें सब पता था, लेकिन यूएस को लगातार डर रहता है इजराइल के अगले स्टेप का। इसलिए बाइडेन भी नेतन्याहू को फोन करके एक डेढ़ घंटे की जब उनकी बात होती है तो कहते हैं कि तुम और ज्यादा सिचुएशन को बिगाड़ना मत। और कैसे उनकी पूरी की पूरी स्पाई सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट्स हैं, और कैसे ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं नेशनल जियोस्पैशियल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, यानी इजराइल पे लगातार नजर रखे हुए है यूएस इंटेलिजेंस, और उसी के थ्रू ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है। तो देखिए कैसे अमेरिका और इजराइल पर कैसे बड़ा सवाल नहीं उठेगा संबंधों पे, लेकिन बोलने वाले ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ ऊपर की बातें हैं,
सिर्फ हवा हवाई है, पीछे से पूरा पूरा अमेरिका और इजराइल साथ हैं और उनको पता है कि क्या करना है, उनको पता है कि कहां हमला करना है, कैसे पूरी दुनिया को गुमराह करना है। तो ये पूरी की पूरी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है इस वक्त सवाल के घेरे में है कि आखिरकार हो क्या रहा है, दिख क्या रहा है। लेकिन अगर हम हमारे दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमास हिजबुल्लाह का खौफनाक बदला क्या है, आप सबने अभी तक पूरी खबर पढ़ ली होगी कि कैसे हमास चीफ सिनवार का असैसिनेशन हो जाता है। वो तस्वीरें आप सब ने सोशल मीडिया पे तो देख ली होगी, कैसे डीएनए टेस्टिंग कराई जाती है, किस तरीके से पता लगाया जाता है कि अब सिनवार का असैसिनेशन हो जाता है। अब देखिए इजराइल को ये लगा कि जो नसरल्ला जो कि हिजबुल्लाह का चीफ है हम उसको खत्म कर देते हैं, ये लोग कमजोर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे उन्होंने सोचा कि हमास के चीफ पहले इस्माइल हानिये को ईरान में मरवा दिया था और अब सिनवार को भी मार देते हैं, इधर दोनों संगठन जो हैं हमास और हिजबुल्लाह रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा, नहीं रुक रहा हमास और हिजबुल्लाह, अब तो ज्यादा हमले हो रहे हैं। अब तो उन्होंने कह दिया है कि हम ऐसा बदला लेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। उधर ईरान के जो सुप्रीम लीडर खमनेई है वो भी कह रहे हैं कि अब तुम देखो कि हम इस चीज का कैसे बदला लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, फाइटिंग रेजेस इन गाजा एंड लेबनान डिस्पाइट किलिंग ऑफ हमास लीडर, यानी अब तो और ज्यादा फाइटिंग बढ़ गई है। ना इजराइल पीछे हट रहा, इजराइल लगातार लेबनान गाजा में हमले कर रहा है और वहां से हिजबुल्लाह लगातार, चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो ड्रोन हो, वो इजराइल पर हमले कर रहा है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास भी हमला हो जाता है और उसमें आईडीएफ फेल हो जाती है। मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जो बातें उठ रही थी कि भाई पीस टॉक्स होने वाली हैं, लेकिन उसके बाद देखिए सिनवार की डेथ के बाद भी सोचा कि अब देखिए अब ये डेथ हो गई है, असैसिनेट हो गया है, हमास का टॉप लीडर है, अब पीस टॉक्स हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह ने डजन्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स वहां पर इजराइल में दागी हैं और इनफैक्ट जो यमन के हूती विद्रोही हैं वो भी पीछे नहीं है। इराक से भी हमला हो रहा है, यमन से भी हमला हो रहा है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए सिनवार जो कि हमास लीडर था, जो अब नहीं रहा, डेथ कुड बी अ पाइवट टू नेगोशिएशन। सबने ये सोचा कि अब असैसिनेट हो गया है तो अब नेगोशिएशन करने में आसानी होगी। लेकिन अब तो रिपोर्ट्स बता रही हैं नो इंडिकेशंस दैट पीस टॉक्स वर इमिनेंट, यानी पीस टॉक्स दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं। यानी जो रीजनल वॉर की हम पूरा का पूरा बता रहे थे आपको, उस तरफ ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है। और इनफैक्ट जो ये वीकेंड है उस पे तो वायलेंस और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है दोनों तरफ से। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है, अभी आगे दिखाऊंगी, और हिजबुल्लाह हमास की तरफ से भी। और देखिए नेतन्याहू सेलिब्रेटेड द किलिंग ऑफ मिस्टर सिनवार, यानी सिनवार का जब असैसिनेट हो जाता है तो नेतन्याहू कहते हैं कि वो टेररिस्ट मास्टरमाइंड था। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हमने हमारा टास्क शुरू नहीं किया है। हाँ, हमने एक बड़ी उपलब्धि ली है, लेकिन हमने अभी तक पूरा का पूरा टास्क खत्म नहीं करा है और अभी तो बहुत लंबी सफर है। देखिए किस तरीके से फिर खमनेई कहते हैं कि कंडोलेंस देते हैं कि हम सिनवार के सपोर्ट में खड़े हैं और हमास इज अलाइव एंड विल स्टे अलाइव। खमनेई की तरफ से ये पोस्ट किया जाता है कि हमास ना मरेगा ना मर सकता है, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा, इस तरीके से कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो ये फाइटिंग है, हिजबुल्लाह ने इस वीकेंड ही ड्रोन फायर किया है सैटरडे को, और वहां से लेबनान से पूरी तरीके से हमला हुआ है नेतन्याहू के प्राइवेट रेजिडेंस पे। हालांकि ना वो ना उनकी बीवी उस वक्त घर पे थे, लेकिन जब ड्रोन हमला हो जाता है तो इजराइल के अफसर खुद मानते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, ये जो ड्रोन है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इसको लोकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका रीजन भी बता देती हूं कि कैसे एक ड्रोन स्ट्राइक होती है प्राइम मिनिस्टर के घर पे, नेतन्याहू के घर पे होती है, और कैसे जो इजराइल का डिफेंस है वो कहीं ना कहीं वहां पर फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है आपको भी पता है, आयरन डोम ने आज तक रॉकेट्स क्या, मिसाइल क्या, ड्रोन्स क्या, इन सबको इंटरसेप्ट किया है। इंटरसेप्ट करने के बाद वो उसको लेस पॉपुलेटेड एरिया में डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये ड्रोन्स जो हैं वो एक तो धीमी गति से आते हैं, स्लो मूविंग ड्रोन्स, फिर उसके बाद वो एक लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, तो ये जो जितना भी इनका डिफेंस सिस्टम है तो वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है इजराइल का। ना वो हीट एमिट करते हैं, यानी कम उनमें तापमान होता है, तो अब जो उनका जो भी पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम है वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, सायरन नहीं बज रहे हैं, तो जो ड्रोन हमले हो रहे हैं वो निशाने पे लग रहे हैं। देखिए किस तरीके से, मैं आपको बता दूं, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी अर्जेस इजराइल टू स्केल बैक अटैक्स इन बेरूत एरिया, यानी लगातार यूएस के डिफेंस की तरफ से, यानी अमेरिका की सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है इजराइल को कि तुम रुक जाओ। लेबनान में जहां पर ये देखिए बेरूत है, वहां पर वो कह रहे हैं कि अब तुम हमले रोक दो, क्योंकि लगातार सिविलियंस, लगातार आम आदमी वहां पर मर रहा है, चाहे गाजा हो चाहे लेबनान हो, तुम रुक ही नहीं रहे हो। और लगातार यूएस को भी ये डर है कि कहीं ये बढ़ता बढ़ता इतना ना बढ़ जाए कि पूरी सुपर पावर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाए और फिर वर्ल्ड वॉर 3 वाली स्थिति आ जाए। तो देखिए उन्होंने भी ये शब्द, मैं आपको बता दूं, फार टू हाई, मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और यूएस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बेरूत में अपने हमले रोको।
और एक और मैं आपको बता देती हूँ रिपोर्ट, और देखिए सारी इंटरनेशनल कवरेज आपको पता है कि किस तरीके से वो ग्राउंड पे न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर और ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, किस तरीके से उनकी रिपोर्ट उसके इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास अब टफ फाइट कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग टफ। इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा है और हिजबुल्लाह हमास भी कमजोर नहीं हुए हैं। इतने लीडर्स के मर जाने के बाद भी वो दोनों संगठन के पास हथियार भी हैं, प्रोजेक्टाइल्स भी हैं, और एक रिपोर्ट में तो मैंने आपको यह भी बताया था कि अभी तक सबसे खतरनाक हमला तो उन्होंने किया ही नहीं है। यानी अपनी जो सबसे खतरनाक हथियार है वो तो उन्होंने बचा कर रखा है कि कहीं इजराइल कल को ईरान पर हमला करे तो फिर जब ईरान पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ आएगा तो हिजबुल्लाह हमास को खड़ा रहना पड़ेगा। और देखिए कैसे अभी जो मिड ईस्ट का पीस है वो तो आप भूल जाइए, अब ये होने नहीं वाला है दोनों ही तरफ से। बेंजामिन नेतन्याहू का मैंने आपको बता दिया कैसे वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और देखिए ये भी देख लीजिए किस तरीके से चाहे इराक हो गया, चाहे हिजबुल्लाह हो गया, चाहे आपका हमास हो गया, चाहे ये हूती विद्रोही हो गए, वो सब लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने तो एक नसरल्लाह को मारा है, तुमने तो एक सिनवार को मारा है, इधर हमारे पास 100 हैं, 1000 हैं और रोज पैदा होते हैं। ये धमकी है। हिजबुल्लाह said its leadership gave orders to move to a new and escalating phase। यानी हिजबुल्लाह की जो नई हुकूमत है उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि अब हम इन हमलों को और नए तरीके से करेंगे और इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी लगातार इजराइल पर हमले करेंगे। और हमास ने तो ये कसम खाई है जब तक आखिरी आदमी मर नहीं जाता, यानी हमारा जो पूरा गोल है वो पूरा नहीं हो जाता, हम तो लड़ते रहेंगे। और ये भी देख लीजिए ईरान की स्थिति समझिए, जब ईरान में यानी जो उधर की राजधानी है तेहरान, जब हमास का चीफ उस वक्त का इस्माइल हानिये जाता है तो इजराइल वहां पर असैसिनेशन करता है। सोचिए हमास का चीफ ईरान गया, वहां पर तेहरान गया और वहां पर जितने भी टॉप लीडर्स हैं ईरान के उसके साथ है और उस पर इजराइल असैसिनेट कर देता है, ईरान की धरती पर उसको मार गिराता है, तो ईरान की बेइज्जती हो जाती है। ईरान कहता है कि हमारे ही घर में आके दुश्मन ने इतना बड़ा हमला कर दिया। और उसी के विरोध में मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर को जो इजराइल पर उन्होंने 180 से 200 मिसाइलें छोड़ी हैं वो इसी का बदला लेने के लिए कि ईरान की धरती पर तुमने कैसे अपना बदला लिया और कैसे हमास के चीफ को मार दिया, मतलब वो ईरान की इज्जत पर हमला था तो ईरान ने उसका बदला ले लिया। लेकिन अभी जो सिनवार का मारा जाना है वो गाजा में हुआ है, तो अभी ईरान के लिए इतना एम्बैरेसमेंट वाला मोमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक पूरे के पूरे, चाहे वो ईरान हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। Hamas says its demands are unchanged as Biden pushes for Gaza and ceasefire। वहां से मैं आपको बता रही हूं कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है बाइडेन, वो लगातार कह रहे हैं गाजा में सीज फायर होना चाहिए, जितने भी बंधक हैं उनको छोड़ो और जो ये पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलता है उसको निकालो, और जो ये रोज ये जो आम आदमी, जो बच्चे महिलाएं जब मर रहे हैं ना तो अब रोक दो। लेकिन हमास कहता है कि हमारी डिमांड्स तो चेंज नहीं होंगी, हमने तो जो बोला है वही चीज हम पाकर रहेंगे, वरना हम हमारे हमले नहीं रोकेंगे। सिनवार्स दैट कुड शेक बट नॉट टॉपल हमास। अच्छा, जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, उनका ये कहना है कि जो ये सिनवार का असैसिनेशन हुआ है, इजराइल ने जो सिनवार को मारा है हमास के चीफ को, वो हमास को उन्होंने थोड़ा शेक तो कर दिया है लेकिन उसको कंप्लीटली टॉपल नहीं कर सकते हैं, यानी पलट नहीं सकते हैं। ऐसा ही हिजबुल्लाह के साथ हुआ कि नसरल्लाह की मौत के बाद वो थोड़ा शेक हुआ लेकिन पूरी तरीके से पलटा नहीं, उनकी तो नई हुकूमत आ गई, जितने भी आप लीडर्स मारोगे तो वो नया अपॉइंट कर लेते हैं और उनके हमले रुक ही नहीं रहे हैं। अब तीसरे एक बहुत ही पॉलिटिकल पॉइंट पे आते हैं कि आखिरकार ये जो दुश्मन ईरान और सऊदी हैं वो कैसे बने दोस्त। अपने ही शो में मैं आपको बता चुकी हूं कि कैसे ईरान, जो कि पूरा का पूरा शिया बहुल इलाका है, पूरा का पूरा शिया बहुल देश है, और सऊदी कैसे सुन्नी बहुल देश है, तो इनकी आपस में रिलीजियस मैटर्स को लेके हमेशा से जंग चलती आई है और काफी खून खराबा भी हुआ है। मैं आपको हिस्ट्री बहुत बार बता चुकी हूं, आपने भी पढ़ी होगी। तो देखिए कैसे ईरान और सऊदी, जो कि कट्टर दुश्मन कहा जाता था, आज वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज दोनों एक ही स्वर में कह रहे हैं कि लेबनान गाजा में जो हो रहा है वो सही नहीं है, इजराइल जो कर रहा है वो सही नहीं है। अब इजराइल के खिलाफ अब एक हो गए हैं दोनों, यानी अगर दोनों का एक ही दुश्मन है इजराइल, तो अब दोनों जो ये कट्टर दुश्मन थे वो एक साथ हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया इजराइल के अंदर घुस के, आप सबको पता है 1 साल से ज्यादा हो गया है, उससे पहले क्या हुआ था कि ईरान, माफ कीजिएगा, इजराइल और सऊदी अरब में एक डील होने वाली थी, पूरा का पूरा डिफेंस पैक्ट होने वाला था, लेकिन अब सऊदी अरब उससे पीछे हट गया है। तो अगर एक नजरिए से देखा जाए कि ईरान ने पूरी की पूरी बाजी पलट गई है कि कैसे उस 7 अक्टूबर हमास वाले हमले से पहले कैसे सऊदी अरब और इजराइल एक पैक्ट बनाने वाले थे, यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले थे। लेकिन जैसे ये हमास वाला मामला हुआ और आज 1 साल से ज्यादा हो गया है, अब सऊदी अरब दिख रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है
और इनफैक्ट जितने भी आसपास के मुस्लिम देश है, मैंने आपको बताया कि ईरान ने कैसे उधर के जो फॉरेन मिनिस्टर है ओमान गए, जॉर्डन गए, इजिप्ट गए, 12 साल में पहले ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं जो इजिप्ट की यात्रा की है, और अब कैसे वो इधर इजराइल बीच में है, यहूदी देश, और आसपास कितने सारे मुस्लिम देश हैं, तो वो हर मुस्लिम देश यानी इनफैक्ट तुर्की भी जा चुके, यानी वो रशिया, चीन सबसे संपर्क में है, तो अपना पूरा का पूरा एकता वो पूरा जो है मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने सऊदी अरब के साथ किया है, आपको पता है कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं राजा कहा जाता है मिडिल ईस्ट का, तो अब जो ये ईरान ने बाजी पलट दी है वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। देखिए मैं आपको बता देती हूं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कि कैसे एक साल पहले सऊदी अरब पूरा का पूरा तैयार था एक डील करने के लिए, अब वो यूएस से भी डील हो रही थी। यूएस से डील ये थी कि एक डिफेंस पैक्ट होगा, तुम इजराइल के साथ अपने रिश्ते सही कर लो, तो उसके बदले में जो अमेरिका है वो भी सऊदी अरब के साथ ये पूरी की पूरी जो मैं आपको डिफेंस डील बता रही हूं वो हो जाएगी, और ईरान को हम अलग थलग कर देंगे। अच्छा, अब ईरान को प्रॉब्लम हुई होगी, फिर देखिए उसके बाद आज जब हम बात कर रहे हैं तो बाजी पूरी पलट गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये मिडिल ईस्ट में जब बात हो रही थी यूएस, इजराइल और सऊदी अरब का जो ये पैक्ट बनने वाला था, उस वक्त पे ये जो टू स्टेट सोल्यूशन था कि फिलिस्तीन को अपना पूरा का पूरा अलग देश दे दो, ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, सऊदी अरब ने ये कहा नहीं था इजराइल को करने के लिए। मतलब इसके बिना भी, फिलिस्तीन मुद्दा उठाए बिना भी सऊदी अरब रेडी था कि चलो हम पूरा का पूरा पैक्ट कर लेते हैं इजराइल और अमेरिका के साथ। लेकिन आज स्थिति डिफरेंट है। आज स्थिति ये हो गई है कि जो डील है वो तो अब आप भूल जाइए, इट इज फर्दर अवे। सऊदी अरब तो जो है वो अपने रिश्ते अब ईरान, जो कि ट्रेडिशनल उसका दुश्मन रहा है, उसके साथ बेहतर कर रहा है, डिप्लोमेटिक पैक्ट बना रहा है कि अगर अब हम हमारे साथी फिलिस्तीनियों के लिए, यानी जितना भी अभी दुनिया में पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, अगर इस वक्त हमने कोई भी ऐसा पैक्ट इजराइल के साथ और यूएस के साथ किया तो ये पॉलिटिकली बहुत ही गलत तरीके से देखा जाएगा। तो अब जो ये पूरी की पूरी डील है वो घूम गई है। देखिए कि कैसे मिड ईस्ट में एक पूरा चेंज आ गया है। नेतन्याहू जो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम रियाद, यानी जो सऊदी अरब की राजधानी है, उसके साथ डील करके रहेंगे, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। सऊदी अरब तो लगातार इजराइल के खिलाफ कह रहा है लेबनान में गलत हो रहा है, गाजा में गलत हो रहा है, और देखिए कैसे एक पूरा का पूरा इस मिडिल ईस्ट के रीजन में एक शिफ्ट आ गया है कि दो दुश्मन यानी सऊदी अरब और ईरान अब एक हो गए हैं एक यहूदी देश इजराइल के खिलाफ। और ये जो पूरा का पूरा मामला है, देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ इराक, ओमान, जॉर्डन, ये सब जगह घूम घूम के इधर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने अपनी सेटिंग बिठा ली है। आगे देखिए, सऊदी ऑफिशियल्स हैव टेकन टू न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिक स्पीचेस टू पुट अ टू स्टेट सॉल्यूशन। अब वो ये कह रहे हैं कि नेगोशिएट करना चाहिए इजराइल के साथ। इजराइल पहले माने कि ये जो फिलिस्तीनियों के साथ ये जो दो राज्यों वाला पॉलिटिकल सॉल्यूशन है उसको मानेगा, तभी सऊदी अरब की तरफ से कोई डील हो सकती है इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, वरना हम तो नहीं करेंगे डील। और किस तरीके से सऊदी अरब जो कि लीडर कहा जाता है अरब वर्ल्ड का, अब उसने ऐसा कोई स्टेप ले लिया है। और ये कैसे हुआ है, इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो तस्वीरें आई हैं गाजा से, चाहे आप देख लीजिए कि बच्चे खंडर के अंदर दबे हुए हैं, चाहे जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के लाश के आगे रो रही हैं, चाहे आप देख लीजिए कि कैसे फिलिस्तीनी भूख प्यास से मर रहे हैं, किस तरीके से वहां पर कत्लेआम हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा इमेजेस बाहर आए, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो कहीं ना कहीं उसने जितने भी ये सऊदी अरब में लोग बैठे हैं, दुनिया में जितने भी लोग बैठे हैं, तो उन्होंने देखा कि गाजा लेबनान में सच में ये देखिए किस तरीके से तबाही हो रही है। और फिलिस्तीनी का अगर ये एक ही सोल्यूशन है कि स्टेटहुड हो जाए और इजराइल फिलिस्तीन आपस में डील करके कुछ कर ले, तो ये कत्लेआम रुक जाए, दोनों तरफ से ये कत्लेआम रुक जाए, क्योंकि इजराइल में भी मारा जा रहा है और इधर गाजा और लेबनान में भी मारा जा रहा है। Iranians are reaching a handout in Riyadh. The Saudi leadership will take it. सऊदी ने क्लियर कर दिया है जब तक ईरान दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहेगा हम उसको लेते रहेंगे। सऊदी अरब और ईरान की अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ, वैसे तो आपको पता होगी, लेकिन देखिए रीजनल डोमिनेंस के लिए हमेशा से उनके बीच में लड़ाई रही है। और जो उनका जो कॉम्पिटिंग ब्रांचेस ऑफ इस्लाम है, इस्लाम में भी मैंने आपको ऊपर मोटा मोटा तौर पे बता दिया है कि एक शिया है तो एक सुन्नी पूरा का पूरा बहुल इलाका है, तो उसके बीच में काफी इनके सालों से दुश्मनी चलती आई है। लेकिन अब देखिए जैसे ही ये 7 अक्टूबर वाला हमला हो जाता है, कैसे इजराइल में 1200 मौत हो जाती है, कैसे 200 को वो लोग बंधक बना लेते हैं, और उसके जवाब में इजराइल गाजा में कितने 40,000 से ज्यादा लोगों को मार देता है। और उसमें ज्यादातर कौन होते हैं, सिविलियंस होते हैं, ज्यादातर कौन होते हैं, बच्चे महिलाएं होती हैं। अब देखिए ये जो गल्फ रीजन है उसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताती हूं, तो वहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, यानी जो वहां पर एवरेज एज है वो कितनी है सऊदीज की, 29 ईयर्स।
यानी वहां पर यंग पॉपुलेशन है, और जैसे ही उन्होंने जितनी भी हॉरिफाइक इमेजेस हैं जो सोशल मीडिया पर हर जगह है, तो उनका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब तो पूरा एक एग्रीमेंट बनाने वाला था कि वो रियाद एक पूरा का पूरा डिफेंस पैक्ट बनाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और अपना जो ये देखिए सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को इसके एक्सचेंज में, नॉर्मलाइजिंग रिश्तों के एक्सचेंज में उस पूरा पॉलिटिकल डील करेंगे। लेकिन अब वो कट्टा मर चुका है। अब देखिए एक और डील होने वाली थी 2020 में, देखिए उसका नाम क्या है, अब्राहम अकॉर्ड होने वाला था, और उसमें इजराइल को एक पुश मिलता कि किस तरीके से ये जो फिलिस्तीनी मुद्दा है वो गायब हो जाता। लेकिन जैसे ही हमास का हमला होता है तो ये सब गड्ढे में चला जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे लग रहा है कि मुस्लिम मुल्क हैं वो एक साथ आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं कि नेतन्याहू के घर हमला कैसे हो जाता है, आइडिया फेल कैसे हो जाता है। और ये इजरायली मिलिट्री ने भी बात मानी है कि देखिए जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन को इतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमने बहुत सारे इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन एक जो है वो पीएम नेतन्याहू के घर के बगल में चला जाता है और हमला हो जाता है। नेतन्याहू के घर हमला हो जाता है, आइडिया फेल हो गया है। इजरायली अफसर ने माना ड्रोन खतरनाक है, यानी हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन को कैच नहीं कर पा रहा है। फिर मैं आपको रिपोर्ट से भी बता देती हूं, अ ड्रोन फ्रॉम लेबनान स्टक अ बिल्डिंग नियर द प्राइवेट रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। यानी जो नेतन्याहू के घर के बगल में बिल्डिंग थी वहां पर लेबनान से एक ड्रोन हमला होता है। और अब कैसे ये बड़ा चैलेंज बन गया है इजराइल के एयर डिफेंस के लिए कि वो ये जितने भी ड्रोन हमले हैं वो रोक नहीं पा रहे हैं। उस वक्त नेतन्याहू और उनकी बीवी घर पे नहीं थे तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके से हमला होना इजराइल के सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल है। और खुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला होना, हालांकि उन्होंने धमकी भी दी है, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह ने ये करके जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अब जो इसका अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। देखिए कि कैसे हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन अटैक कर दी, क्योंकि उनको तो कमजोरी पता चल गई है। उनको पता चल गया है कि ड्रोन हमले हमारे निशाने पे जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, तो वो ड्रोन हमले कर रहे हैं। और उन्होंने 4 तो लोगों को मार दिया है और डजन्स, यानी कितने लोगों को घायल कर दिया है। मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था, आपको पता है ना, 4 सोल्जर्स इजराइल के मारे गए थे हिजबुल्लाह के इन्हीं ड्रोन अटैक के द्वारा। कैसे ड्रोन्स सैटरडे को भी लॉन्च होते हैं और किस तरीके से जो मिलिट्री बेस है वहां पर फिर हमला हो जाता है। लेकिन ये जो सायरेंस हैं वो ट्रिगर नहीं हो पाते हैं। ये खुद इजरायली मिलिट्री यानी आईडीएफ ये कह रहा है कि जो काइसारिया वाला इलाका है जहां पर कोस्टल लोकेशन है मिस्टर नेतन्याहू के होम की, वहां पर एक पूरा का पूरा हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिरकार हो कैसे गया। पीएम के आसपास की जो लोकेशन पर अगर हमला हो जाता है तो बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखिए इजराइल पोसेसेस सम ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड इफेक्टिव एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये तो आपको भी पता है कि इनकी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी कितनी शानदार है और हमने इस पे बहुत बार आपको डिटेल में बताया है। लेकिन अभी तक जो उनका ये जो मल्टी लेयर सिस्टम है उन्होंने न जाने कितने इंटरसेप्ट कर दिए, कितने उन्होंने जाने बचा ली, थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स, मिसाइल और रॉकेट। लेकिन अब हाल ही में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि कितने हमले हो जा रहे हैं, यानी निशाने पे तीर, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से हो, चाहे हमास की तरफ से हो, चाहे ईरान की तरफ से आया हो, वो लग जा रहा है। मतलब आपके जो डिफेंस सिस्टम में है वो कमी आ रही है। इसलिए ही इजराइल ने यूएस से मदद मांगी। मैंने आपको पिछले शो में बताया था ना कि अमेरिका से थर्ड बैटरी सिस्टम मंगाया है ताकि उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो और ज्यादा मजबूत हो चुके। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ड्रोन्स पर आती हूँ। इसके पीछे टेक्निकलिटी जानिए कि जो ड्रोन्स होते हैं एक तो वो चीप होते हैं, यानी वो सस्ते होते हैं, और अब जो एक्वायर और ऑपरेट करने में जितने भी हिजबुल्लाह वाले हैं, हमास वाले हैं, उनको आसानी रहती है। फिर देखिए किस तरीके से उन्होंने इजराइल के एयर डिफेंस पर बहुत बार वो उसको भेद चुके हैं। तो अब हिजबुल्लाह हमास को लग रहा है कि ये तो बहुत ही शानदार चीज है। फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि क्योंकि उनमें हीट कम होती है, क्योंकि उनमें मेटल कम होता है, क्योंकि वो एक लोअर एल्टीट्यूड पे यानी एक निचले स्तर पर उड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो कम होती है, तो ये जितना भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रॉकेट, मिसाइल सबको इंटरसेप्ट कर देता है, लेकिन ड्रोन का जो वो है वो इंटरसेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको थ्वाट की, यानी एक पूरा का पूरा जो फोर्स आता है उसको डिटेक्ट करने की आदत है, लेकिन वो ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम, प्रोजेक्टाइल ले लीजिए चाहे ड्रोन ले लीजिए, वो लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं और वहां पर लोग घायल हो रहे हैं। देखिए सामने लिखा हुआ है इजराइल की जो वनरेबिलिटी है ड्रोन्स के लिए, अब वो सबके सामने आ गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हाइफा सिटी है इजराइल की, जो कि इजराइल की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है, वहां पर न जाने कितने हमले हो गए हैं। और अभी हाल ही की बात बताती हूं, तो एक ड्रोन पूरा का पूरा वहां पर जो हिजबुल्लाह की तरफ से आया था, पूरा ड्रोन जो है वहां की सैटेलाइट इमेज ले आया।
अच्छा वो ले लुआ के वापस भी आ गया, लेकिन इजराइल को पता ही नहीं चला। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया और वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके आ गया। तो अब इजराइल के लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि जो ड्रोन हमले हैं उनसे कैसे बचा जाए। और देखिए इसी ड्रोन ने कैसे 4 सोल्जर्स को मार दिया। कैसे जुलाई की अगर मैं बात करती हूं तो ड्रोन जो लॉन्च किया गया था हूती की तरफ से, हूती विद्रोहियों की तरफ से, यमन की तरफ से, कैसे वो गिरता है और कैसे वहां पर पूरा के पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में, जो कि अच्छा वो बिल्डिंग किसके पास होती है, यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी के पास होती है वो बिल्डिंग। अब देखिए कितना सुरक्षित एरिया, कितना महत्वपूर्ण एरिया, अमेरिका की एम्बेसी के पास वाली बिल्डिंग पे यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो हमला कर देते हैं। और इसके विरोध में, इसके रिवेंज में आपने देखा होगा कि कैसे अभी यूएस और यूके ने मिलके जो लाल सागर में यमन पर हमला किया है, यानी यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन पर हमला किया है। हालांकि जितने भी ड्रोन हमले हैं, कैसे अभी पिछली बार ही कैसे 8 को इन्होंने घायल किया और कैसे लगातार ड्रोन हमलों से इजराइल में लोगों की मौत भी हो रही है। देखिए इधर ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की खबर है और इधर आप देख सकते हैं कि जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है इराक, वहां से भी अब ड्रोन हमला हो रहा है क्योंकि कमजोरी तो पता चल गई है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं ये तस्वीर कि कैसे इजराइल की जो आइलियात सिटी है वहां पर हमला हो जाता है। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ईरान ने तो पूरा का पूरा मना कर दिया कि हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हिजबुल्लाह ने पूरा हमला करवाया है, कहां पर करवाया है, नेतन्याहू के घर के साइड में, और इसमें ईरान का कोई हाथ नहीं है। हिजबुल्लाह ने कराया तो ईरान तो पीछे हट गया। इसके पीछे से यह भी सवाल आ जाता है कि अगर ईरान पीछे हट रहा है और अगर कह रहा है कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो क्या ईरान जो ये फुल स्केल वॉर है उससे बचना चाह रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एक पर्सपेक्टिव देखते हैं कि ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास ले लीजिए, चाहे वो हिजबुल्लाह ले लीजिए, चाहे वो हूती विद्रोही ले लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं अगर ईरान एक ऑक्टोपस का सिर है तो ये सारी इसकी टेंटिकल्स हैं, यानी इसके जितने भी सारे पैर हैं। तो उसने अपनी रक्षा के लिए इन सबको बना रखा है। लेकिन अब देखिए क्योंकि इनकी सबकी लड़ाई चल रही है इजराइल से, तो अब ईरान के सुरक्षा पे भी आंच आ गई है। अब इजराइल जल्द ही ईरान पे भी हमला करने वाला है। तो कहीं ईरान फुल स्केल वॉर से बचना तो नहीं चाह रहा है। ईरान ने कह दिया अब हम हमले नहीं करेंगे जब तक इजराइल हमला नहीं कर रहा है, और आपको पता है इजराइल लगातार हमास हिजबुल्लाह पे तो हमले कर ही रहा है। तो अब ये क्लियर क्या स्थिति है कि ईरान नहीं चाहता है, ईरान चाहता है कि भाई ये सब खत्म हो जाए, लेकिन अब ऐसा कोई भी आसार नहीं लग रहा है। और क्यों नहीं लग रहा है, ये अपडेट्स देखिए। इजराइल की एयर स्ट्राइक होती है गाजा में और एनजीओ वाले बताते हैं कि जो हमारा एड वर्कर था, यानी जो मदद करता है वहां पर घायलों की, उसकी हत्या हो जाती है। इजराइल वहां पर हमले कर तो रहा है हमास के बंकर्स पे, हमास के जितने भी ठिकाने हैं वहां पर, जितने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, लेकिन साथ में मासूमों की जान भी जा रही है, बच्चे, महिलाएं, और इनफैक्ट वहां पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी भी जान जा रही है। और अगर मैं यहां पर दिखा देती हूँ, कसम ब्रिगेड जो कि हमास की कसम ब्रिगेड है, उन्होंने ये दावा किया है कि हमने इजरायली सोल्जर को जबालिया में मार गिराया है। आगे देख लीजिए, ईरान कहता है कि इजरायली मिलिट्री साइट्स हमारे पूरे निशाने पर हैं। ईरान की यह धमकी है कि अगर गलती से भी इजराइल ने हमला करने की सोची, तो अगर वो जो भी हमला करेगा ईरान के ऊपर, हम ये पूरा का पूरा सुनिश्चित करेंगे कि हम उसकी जवाबी कार्रवाई इतनी तबाही वाली करें कि पूरी दुनिया याद रखे। वी विल नॉट लीव एनी अटैक अगेंस्ट ईरान अनआंसर्ड, यानी हम ऐसा नहीं करेंगे कि तुमने हम पे हमला कर दिया और हमने जाने दिया। हम उसका जवाब देंगे और तबाही वाला जवाब देंगे और उससे खतरनाक जवाब देंगे। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे आंच भी आई, हल्का सा भी हमला हुआ, तो उसके बाद हम पूरे रीजन में तबाही मचा देंगे और इजराइल को हम खत्म करके रहेंगे। और इन्होंने तो ये कहा है कि जो इजराइल की जितने भी मिलिट्री साइट्स हैं, जहां जहां पर इजराइल की मिलिट्री बेस हैं, वो हमारे टारगेट के अंदर है, हमें सिर्फ हमला करना है, टारगेट सेट है, हमारे पहुंच के अंदर है। यहां तक कि अमेरिका अगर मदद करता है इजराइल की, तो हम उनके ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं। गार्डियन की रिपोर्ट देखिए कि कैसे इधर लाइव अपडेट आ रहा है कि कैसे गाजा में नाइटमेयर वाली स्थिति है। एक हमला होता है इजराइल की तरफ से और एक ही साथ 87 लोग वहां पर मर जाते हैं, न जाने कितने लोग वहां पर घायल हो जाते हैं, और आधे तो अभी तक मिसिंग है, उनकी तो लाश ही आइडेंटिफाई करना मुमकिन नहीं हो पा रहा। और यूएन ये कह रहा है कि गाजा में इजराइल ने तबाही मचा दी है, लेबनान में तबाही मचा दी है, और यूएन तो कह रहा है कि हमारे जो पीस कीपर्स हैं, जो हमारे शांति वाले सैनिक हैं, उनको भी इजराइल नहीं छोड़ रहा है। तो यूएन और इजराइल का जो अभी दुश्मनी चल रही है, आपको पता है कि कैसे इजराइल भी कह चुका है कि यूएन तो सिर्फ गाजा और लेबनान का साथ देता है, और यूएन कह चुका है कि इजराइल जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। फिर देखिए, अबाउट 30 रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम लेबनान एट इजराइल, यानी लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 30 रॉकेट फायर किए। और कैसे खुद यहां पर गाजा के लोग बता रहे हैं, वहां पे जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उनको ये नहीं पता कि अगले दिन वो उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। उनको ये नहीं पता अगर हम नॉर्मली वॉक कर रहे हैं कहीं हमारे ऊपर आके अटैक तो नहीं हो जाएगा,
या फिर हम सो रहे हैं तो रातों रात हमारे ऊपर अटैक तो नहीं हो जाएगा। इजराइल वॉर ऑन गाजा किल्स 42,000 फिलिस्तीनी, यानी अभी तक एक साल के अंदर अंदर इजराइल ने 42,000 फिलिस्तीनियों को, 40,000 से ज्यादा, 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया है। इसमें 16,000 से ज्यादा बच्चे हैं, न जाने कितनी महिलाएं हैं और न जाने कितने इसमें आदमी हैं और आम आदमी हैं। इसके अंदर पत्रकार भी हैं, इसके अंदर एड वर्कर्स भी हैं, इसके अंदर हेल्थ वर्कर्स भी हैं। और देखिए जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और देखिए इजराइल आर्मी कहती है 70 रॉकेट आए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में। तो देखो कि हिजबुल्लाह आखिरकार क्या कर रहा है हमारे लोगों के साथ। और आपने ये पूरी की पूरी वीडियो अभी हाल ही में देखी होगी, ये रिलीज की गई है इजराइल के द्वारा। उन्होंने ये बताया कि कैसे जब अक्टूबर 7 हमास जब हमला करने वाला था उससे कुछ घंटों पहले ये वीडियो है सीसीटीवी की, कैसे वहां का लीडर सिनवार अपने बीवी बच्चों के साथ इस छोटी टनल में, इस बंकर में चला जाता है, साथ में टीवी और लेके जाता है और देखता है वहां से कि कैसे हमास के लड़ाके वहां पर रेप कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा रिलीज किया गया है, लेकिन अब एलिमिनेट कर दिया इजराइल ने अपना बदला ले लिया है। अब देख लीजिए आगे की तस्वीर। इजराइल डिफेंस फोर्स ये कहता है कि देखिए हिजबुल्लाह ने कैसे रॉकेट के रॉकेट दागे हैं और वहां पर जो अपार्टमेंट है वहां पर आप देख सकते हैं कितनी तबाही हो गई है। तो हिजबुल्लाह हमारे पे लगातार हमले करे और हम जवाबी कार्रवाई में कुछ ना करें। इजराइल ये कह रहा है कि इसलिए वो आम आदमी को ढांचा बनाता है, इसलिए हम उनको खत्म करना चाहते हैं। और अभी आपको ये भी पता है कि अमेरिका की तरफ से पैगाम आया था इजराइल के जरिए कि अगर गाजा में, लेबनान में मदद नहीं पहुंची जो कि आसपास के देश पहुंचवा रहे हैं, तो फिर 30 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका अपना सपोर्ट, अपना मिलिट्री सपोर्ट इजराइल से वापस ले लेगा। तो उसका नतीजा ये निकला कि इजराइल लगातार अब चीजें पोस्ट कर रहा है कि कैसे हम गाजा में पूरा का पूरा जो मदद है, चाहे वो फूड हो गया, पानी हो गया, चाहे बिजली हो गई, चाहे वो आपको मैं बता दूं कि आपकी दवाई हो गई, वो सब पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए अब ये जो राजनीति है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसके साथ जो तबाही है, जो मासूमों की जान जा रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये कहीं पे भी यू टर्न रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोई भी पार्टी यहाँ पर बैकअप प्लान में आपको बता दूं किसी के पास नहीं है और हर कोई अब हमला कर रहा है। तो अब इसके बाद क्या स्थिति होगी, आपको क्या लगता है, मुझे जरूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी।